चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं स्टेप्स ऑफ आरडीटी में। फर्स्ट स्टेप से दैट इज आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए एज वेल एज वेक्टर डीएनए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं हम। स्टेप नंबर वन इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब चाहे से आपको जो भी डीएनए आइसोलेट करना हो, ईदर जीनोमिक डीएनए, फिर से लिख लेते हैं, ईदर जीनोमिक डीएनए दैट कंटेन्स योर जीन ऑफ इंटरेस्ट, और वेक्टर डीएनए, वेक्टर की भी डिटेल हम कर चुके हैं, प्लाज्मिड हो या कुछ भी हो, जो भी आपको अलग करना है अगर वो डीएनए है। तो आप क्या क्या कर सकते हैं, देखो स्टेप नंबर 1 आइसोलेशन ऑफ डीएनए के अंदर देखो सबसे आपको सब चीज़ें तोड़ देनी है डीएनए को छोड़ के। आपको डीएनए अलग करना है तो एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपने क्या किया, आपका जो भी टिश्यू है जिसके अंदर से आपको मान लीजिए प्लांट में से निकालना है ये जीनोमिक डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो ये प्लांट का मान लीजिए आपने टिश्यू ले लिया, प्लांट का आपने क्या किया बेटा, टिश्यू ले लिया। ठीक है, अब इसके अंदर आप सारी वो चीज़ें डाल दीजिए जो हर चीज़ को तोड़ देंगे, हर बायोमॉलिक्यूल को तोड़ देंगे एक्सेप्ट फॉर डीएनए। तो अब डिपेंड करेगा ये कौन सा टिश्यू है, तो आप क्या क्या तोड़ सकते हैं। देखो इसमें सबसे पहले आपको तोड़ना पड़ेगा सेल वॉल को। ठीक है, फिर आप और किस चीज़ को तोड़ेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, दैट इज प्लाज्मा लेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ भी कह लो। ठीक है, फिर आप तोड़ोगे किस चीज़ को बताओ, जितना भी लिपिड होगा अंदर उसको तोड़ दोगे। ठीक है, फिर आप किसको तोड़ोगे, जितना भी इसके अंदर प्रोटीन होगा उसको भी तोड़ दो। और क्या बायोमॉलिक्यूल हो सकता है, एंजाइम्स हो सकते हैं, तो वो प्रोटीन्स ही होती है जनरली, उनको तोड़ दो। उसके अलावा और क्या तोड़ सकते हो, आरएनए तोड़ सकते हो, वो भी तोड़ दो। तो सारे बायोमॉलिक्यूल को तोड़ दो। सेल वॉल में बेटा हमने देखना पड़ता है कि हम जब तोड़ रहे हैं सेल वॉल को तो वो सेल वॉल है किसकी। देखो इसके अंदर 3 कंडीशन आती है कि बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल है तो बेटा इसकी तो सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। सब चीज़ रिवाइज करते जाएंगे, पूरी बायोलॉजी से रिलेटेड हमारे पास जो भी कुछ होगा। ठीक है, ताकि आप अगर फर्स्ट टाइम भी ये सब पढ़ रहे हैं तो आपको इशू नहीं आए। अब या तो दूसरा हो सकता है बेटा ये फंगल सेल है, तो किस चीज़ की बनी होती है बताओ, काइटिन की बनी होती है, ये भी हमने पता है। और या तो हो सकता है बेटा ये प्लांट सेल है, तो किस चीज़ की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, तो हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखो यहाँ पर, देखो अगर जो तो बैक्टीरियल सेल है, अगर ये टिश्यू क्या है, मतलब ये जो आपने सोर्स लिया है वो क्या है, बैक्टीरिया है, तो आप उसके अंदर सेल वॉल को तोड़ने के लिए लाइसोजाइम डाल दीजिए। हमने सबको पता है लाइसोजाइम जो है बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ता है। अगर ये फंगस का आपने सोर्स लिया है तो आप काइटिनेज एंजाइम डाल दीजिए। और अगर आपने ये सोर्स प्लांट लिया है, प्लांट का टिश्यू है, तो आप सेल्यूलेज एंजाइम डाल दीजिए। और यहीं से आता है बेटा आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर एल्गल सेल है तो आप कौन कौन से एंजाइम यूज़ करेंगे। तो एल्गल सेल किसके अंदर आता है बेटा, प्लांट के अंदर आता है, तो इसके अंदर सेल वॉल किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज की बनी होगी। तो हम कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे, सेल्यूलेज एंजाइम यूज़ करेंगे फॉर एल्गल सेल। ये क्वेश्चन पूछा था। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है बेटा, प्लाज्मा लेमा लिपिड की बाइलेयर होती है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, लाइपेज। और भी जितना लिपिड है किससे टूट जाएगा, लाइपेज से टूट जाएगा। तो आपने मान लो ये अगर प्लांट का टिश्यू है, ये प्लांट का टिश्यू है, तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या डाल दिया, सेल्यूलेज एंजाइम डाल दिया, और क्या डाल दिया, लाइपेज डाल दिया। तो सेल वॉल टूट गई, सारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट गया, लिपिड टूट गया। और सारे प्रोटीन को तोड़ने के लिए क्या डाल दो, प्रोटीएज एंजाइम। एंजाइम भी किससे टूट जाएंगे, प्रोटीएज एंजाइम। तो आपने इसमें और क्या डाल दिया बेटा, प्रोटीएज एंजाइम, तो सारे प्रोटीन एंजाइम टूट गए। अब आपको आरएनए को भी तोड़ना है, तो आप कौन सा एंजाइम डालेंगे, आरएनएज। सबको अच्छे से याद होगा, बायोमॉलिक्यूल में हमने बहुत अच्छे से सीखा है कि हम इसको ऐसा आरएनएज नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका मतलब होता है कई सारे आरएनए। आरएनए को तोड़ने वाला एंजाइम होता है आरएनएज, ऑल्सो कॉल्ड एज बेटा राइबोन्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाला एंजाइम राइबोन्यूक्लिएज। क्या हो जाएगा, राइबोन्यूक्लिएज।
सभी को पता है, नाम को तोड़ो। न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाला एंजाइम न्यूक्लियेज, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाला एंजाइम राइबोन्यूक्लियेज। तो आप इसको आरएनएज या राइबोन्यूक्लियेज लिख सकते हैं, ठीक है। आपको आरएनएज भी डाल देना है इसमें। तो आपने और क्या डाल दिया इसके अंदर, आरएनएज, राइबोन्यूक्लियेज, तो आरएनए भी टूट गया। तो अब सब कुछ टूट गया है, बस क्या नहीं टूटा और जो हमको तोड़ना भी नहीं है, दैट इज डीएनए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, स्टार मार्क लगा के, नेवर यूज, नेवर यूज। अगर आपको डीएनए आइसोलेट करना है देन नेवर यूज डीएनएज, दैट इज डीएनए को तोड़ने वाला एंजाइम, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज। न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाला एंजाइम न्यूक्लियेज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाला एंजाइम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज। ये हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। तो ये सब कुछ टूट जाएगा और इसमें डीएनए का धागा बस बच जाएगा बेटा, और बाकी सब क्या हो जाएगा, सेल डेब्रीज, सब कचरा हो जाएगा, बस इसमें डीएनए के धागे होंगे। अब वो धागे को हमें अलग करना है इस कचरे में से और बाहर निकालना है सेल डेब्रीज से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड चिल्ड इथेनॉल, चिल्ड इथेनॉल ऐड करिए। इसके अंदर एक स्टिक होती है बेटा, इसके अंदर हम एक ऐसे स्टिक लगा के रखते हैं और चिल्ड इथेनॉल हम जैसे ही ऐड करते हैं, ये डीएनए के धागे बहुत ही सुंदर से धागे धागे दिखाई देते हैं, वो अलग हो जाते हैं। और आप इस स्टिक को ऐसे जब रोटेट करते हैं तो वो धागे सारे इस पर चिपक के जाते हैं और आप बाहर निकाल लेते हैं इसको। तो ऐड चिल्ड इथेनॉल एंड देन सेपरेट और एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए, जो भी पूरा डीएनए है वो अलग हो जाएगा। ये वाला जो स्टेप है बेटा, ये वाला जो स्टेप है, टू सेपरेट और एक्सट्रैक्ट डीएनए फ्रॉम द सेल डेब्रीज बाय एडिंग चिल्ड इथेनॉल, दिस कंप्लीट स्टेप इज कॉल्ड स्पूलिंग। इस पूरे स्टेप को कहते हैं बेटा स्पूलिंग, ठीक है। जब आप ये सारे एंजाइम यूज कर लेते हो, सब कुछ टूट जाएगा। गलती से भी आप क्या यूज नहीं करोगे, डीएनएज यूज नहीं करोगे तो डीएनए बचा है। देन आप क्या करोगे, यू विल ऐड चिल्ड इथेनॉल एंड यू विल सेपरेट द डीएनए फ्रेगमेंट बाय एडिंग चिल्ड इथेनॉल एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड एज स्पूलिंग। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए में आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने किया, तब जाके हुआ आपका आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1 जो आपने यहाँ पर करना था, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है बेटा, यूज ऑफ मॉलिक्यूलर सिजर। सेकेंड स्टेप क्या करना है, यूज ऑफ मॉलिक्यूलर सिजर, ठीक है। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 करते हैं। स्टेप नंबर 2, यूज ऑफ मॉलिक्यूलर सिजर। और ये जो मॉलिक्यूलर सिजर हम यूज करते हैं, दिस इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। तो चलो हमने इसका यूज कर लिया एंड वी विल यूज कंपैटिबल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, RE लिख देती हूँ, ये सब हम पीछे लिख भी चुके हैं। इस स्टेप में भी आप लिख सकते हैं, इज यूज्ड फॉर बोथ जीनोमिक डीएनए एज वेल एज वेक्टर डीएनए। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, टू प्रोड्यूस सेम स्टिकी एंड्स। अगर मान लीजिए हमने कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चूज किया जिससे स्टिकी एंड मिलेंगे बेटा, तो सेम एंजाइम से कट करेंगे तो दोनों में सेम स्टिकी एंड्स मिलेंगे इन बोथ ऑफ देम। उससे क्या फायदा होगा, दोनों हो सकता है एक दूसरे से चिपक जाए, सेम स्टिकी एंड्स होंगे तो इसका एंड आके इससे चिपक जाएगा, विच विल एड यानी विच विल हेल्प इन देयर लाइगेशन, ठीक है। तो ये हमने मॉलिक्यूलर सिजर से कट कर दिया सेम। और इस मॉलिक्यूलर सिजर के बारे में आप कौन कौन से मॉलिक्यूलर सिजर यूज़ कर सकते हैं, कहाँ से हम इनको निकालते हैं, क्या इनका टाइप होता है, क्या इनका रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है, ये सब कुछ हम मॉलिक्यूलर सिजर में टूल्स के अंदर डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आता है बेटा आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 3,
स्टेप नंबर 3 दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हम नेक्स्ट टेक्निक करेंगे दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी लाइंस, बहुत सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे बोर्ड पे। यहाँ पर जो एक भी लाइन लिखूंगी बेटा मैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, दैट इज अ PYQ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक इस वाले चैप्टर में। देखो बेटा, सबसे पहले ऐसे स्टार्ट करते हैं चीज़ों को याद रखने के लिए। जेल वर्ड आया मतलब हम इस टेक्निक में कोई ना कोई जेल यूज़ करने वाले हैं। उस जेल का नाम है एगारोज जेल। कौन सा जेल यूज़ कर रहे हैं हम? एगारोज जेल। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो फिर हमको एगारोज के बारे में भी कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये एगारोज क्या है? दिस एगारोज इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड। एक सीवीड है, उससे हमने एक्सट्रैक्ट किया है, दैट इज उसका नाम है कैथारैंथस रोजियस। एक सीवीड है, उससे हमने एगारोज निकाला है। क्यों भाई, ऐसी क्या खास बात है एगारोज में? दिस एगारोज इज अ पोरस केमिकल। मतलब ये क्या है, जेल बन जाता है और उसमें छोटे छोटे पोर होते हैं। क्या काम है उसका, अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर एक बार एक क्वेश्चन पूछा था बेटा कि क्या कितना भी एगारोज यूज कर सकते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, उसके कॉन्सेंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ता है। यस, कॉन्सेंट्रेशन यानी कितने एगारोज के पाउडर को कितने पानी में मिलाना है और फिर वो जेल बन जाएगा। जैसे वो ठंडा होगा जेल बन जाता है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। आप कितना भी एगारोज यूज नहीं कर सकते, तो आपके पास पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ होता है आपको कितना क्या यूज करना है। तो बट यू शुड नो दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एगारोज इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, पोरस से उससे क्या फायदा होता है, ये थोड़ा सीविंग इफेक्ट देता है। ये थोड़ा सीविंग इफेक्ट देता है बेटा, थोड़ा छन्नी जैसा इफेक्ट देता है। इसमें डीएनए फंस सकता है। ठीक है, थोड़ा छन्नी के जैसे छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं। चलो ये भी ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जेल के आगे लगा हुआ है इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब कि इसके अंदर कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा यूज होने वाला है। यस, ठीक है, मतलब इसमें कुछ तो चार्ज से लेना देना है, जिससे हम यहाँ पर लिख लेते हैं डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। यस बेटा, डीएनए क्या होता है, सभी डीएनए क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। बट अब क्वेश्चन आता है हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर क्यों रहे हैं? ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर क्यों रहे हैं? व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम क्यों करें? टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स। ये डीएनए फ्रेगमेंट्स कहाँ से आए थे? फिर से बोलो। तुम बोलोगे मैम एक ही चीज आप 3-4 बार बोल रहे हो। यस, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको 3-4 बार सुनते सुनते याद करना है। टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स जनरेटेड बाय द यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया आपने तो जीनोमिक डीएनए के बहुत सारे टुकड़े हो गए। उस डीएनए फ्रेगमेंट में से आपको अपना टुकड़ा अलग करना है, तो इन सारे डीएनए फ्रेगमेंट को अलग अलग करो, सेपरेट करो। किस बेसिस पर आप सेपरेट कर रहे हो? ऑन बेसिस ऑफ देयर साइज। ध्यान रखना बेटा, आप डीएनए फ्रेगमेंट्स को उनके साइज के बेसिस पर अलग कर रहे हो। तो तुम बोलोगे मैम आप चार्ज की बात भी तो कर रहे हो, बट बेटा सारा डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, तो प्लस माइनस है ही नहीं कि आप प्लस को अलग कर दोगे माइनस को अलग कर दोगे। हम उनके नेगेटिवली चार्ज होने का यूज करके उनके साइज के बेसिस पर उनको अलग करेंगे। अभी सीखते हैं कैसे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपने ने कि हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों कर रहे हैं डीएनए फ्रेगमेंट को अलग करने के लिए। वो कहाँ से आया? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जब हमने कट किया था जीनोमिक डीएनए को, उससे आया। फिर हम इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को किस बेसिस पर अलग कर रहे हैं? साइज के बेसिस पर, एंड नॉट चार्ज के बेसिस पे नहीं, साइज के बेसिस पर अलग करें। क्योंकि चार्ज तो सब पे सेम है ना, तो अलग अलग कैसे करोगे चार्ज के बेसिस पे। बट ये ध्यान जरूर रखना, ऑल डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, इतना। अब इसका प्रोसेस करते हैं कि ये होता कैसे है।
देखो बेटा, सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें एक ट्रे जैसी ले लेते हैं हम, एक ट्रे ले लेते हैं, ठीक है, एक ट्रे है। और इस ट्रे में हमने ये जो एगारोस जेल है ना, हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन लिखी हुई है हमारे प्रोसीजर में, उसमें हमने बना लिया, गर्म है अभी बहुत ज़्यादा, और हम उसको इंक्यूबेशन पे रखते हैं, वो रोटेट करता रहता है। जैसे इस ट्रे में हम उसको पोर करेंगे, एक ट्रे है, हम उसमें इसको पोर कर देंगे, जैसे ही पोर करेंगे और वो ठंडा होगा, वो जेल बन जाता है, ठीक है। लेकिन पोर करते वक्त हमने क्या किया, हमारे पास एक कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, वो पहले इस ट्रे में लगा दिया। तो मान लो ये ट्रे है, ये ट्रे को ऐसे अभी हम देख रहे हैं, ये जब ऐसे रही होगी, हमने यहाँ एक लगा दिया कोम्ब जैसा स्ट्रक्चर, और फिर जेल डाला। तो जब आप कोम्ब हटाओगे तो उसके जहाँ जहाँ पर टीथ आते हैं कोम्ब के, वहाँ पर गड्ढा बन जाएगा। तो वैसे यहाँ पर भी बेटा छोटे छोटे वेल्स फॉर्म हो जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे वेल्स फॉर्म हो जाते हैं। एक मिनट रुको, यहाँ पर छोटे छोटे बेटा ऐसे वेल्स फॉर्म हो जाते हैं जहाँ पर आपने कोम्ब रखा था, ठीक है। अब आप क्या करो, आपका जो ये डीएनए का सैंपल है, सैंपल मतलब आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें जीनोमिक डीएनए था, और इस जीनोमिक डीएनए में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करने के बाद ऐसे बहुत सारे टुकड़े बन गए। तो ये आपका सैंपल है। इस सैंपल को आप इसमें 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 लोड कर दो, पहला वाला छोड़ के बाकी सब में लोड कर दो। चलो कर दिया। अब आप इसको कनेक्ट करो करंट सोर्स से और इलेक्ट्रिसिटी मूव कराओ। अब देखो डीएनए तो नेगेटिवली चार्ज होता है, और इधर आप कर दो माइनस वाला पोल, इधर आप कर दो प्लस वाला पोल, ठीक है। और इधर से इधर इलेक्ट्रिसिटी को भागने दो, माइनस से प्लस की तरफ भाग रही है इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे भागेगी। जब इलेक्ट्रिसिटी ऐसे भागेगी बेटा, तो इसके अंदर जो डीएनए के टुकड़े ना उनको लेके भागेगी। क्यों? क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, और वो किसकी तरफ भागेगा? पॉजिटिवली चार्ज की तरफ, ठीक है। ये वाले को आप क्या बोल दोगे? कैथोड वाला साइड हो गया, और ये वाला एनोड वाला साइड हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है आपने डीएनए को किधर लोड किया है? डीएनए, अब अगला पॉइंट लिख रहे हैं, डीएनए इज लोडेड टुवर्ड्स, बताओ वेल्स किधर है? टुवर्ड्स कैथोड। डीएनए किधर लोड हो रहा है? टुवर्ड्स कैथोड। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल सकते हैं? डीएनए किधर भागेगा? डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है, किधर भागेगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ, मतलब किधर भागेगा? एनोड की तरफ। डीएनए मूव्स टुवर्ड्स एनोड। ये अलग अलग क्वेश्चन हो गए, किधर लोड हुआ है और किधर भागेगा। चलो भाग रहा है। अब क्या होगा जब ये डीएनए भागेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो हर डीएनए का साइज अलग है, जितना बड़ा, और यहाँ पर जेल है, और जेल कैसा होता है? पोरस। उस जेल के छोटे छोटे पोर्स में डीएनए अटक जाएगा, ठीक है। लेकिन कैसे अटकेगा? जितना बड़ा साइज होगा डीएनए का वो जल्दी अटक जाएगा, जितना छोटा साइज होगा डीएनए का वो इतनी दूर तक भागेगा, ठीक है। सबसे बड़ा साइज इधर ही अटक जाएगा, उससे छोटा साइज थोड़ी आगे तक जाएगा, सबसे छोटा साइज सबसे आगे तक जाएगा। ऐसे इसमें जो जो फ्रेगमेंट आया होगा, मान लो इसमें ये वाला टुकड़ा था तो यहीं इसके साथ ही ये भी अटक जाएगा, क्योंकि सब अपने साइज के हिसाब से अपनी जगह पे अटक जाएंगे। मान लो इसमें ये वाला टुकड़ा था ही नहीं, फिर ये वाला था तो ये यहाँ तक चला जाएगा। इसमें मान लो ये वाला टुकड़ा नहीं था, ये वाला टुकड़ा था और ये वाला टुकड़ा था। वैसे इसमें मान लो ये वाला टुकड़ा है और सीधे मान लो इसके भी बाद कोई और टुकड़ा, मान लो बीच में एक और कोई टुकड़ा था वो यहाँ पर अटक जाएगा, यहाँ पर कोई टुकड़ा था वो अटक जाएगा। इसमें भी मान लो ये वाला टुकड़ा था ये अटक गया। तो जिसमें जो जो टुकड़ा आया होगा सैंपल में वो अपनी साइज के हिसाब से जाके अटक जाएगा। तो अगला क्वेश्चन और एज वेल एज इसमें बेटा एक लेबलिंग क्वेश्चन भी आता है, वो आपको ध्यान रखना है। जितना भी लार्जेस्ट फ्रेगमेंट होगा वो नियरेस्ट होगा, सबसे कम भागेगा, ठीक है। और स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट विल मूव दी फारदेस्ट। आप डायग्राम, आपको ऐसे लेबलिंग है तो बता सकते हैं, जो सबसे पास है वो सबसे बड़ा फ्रेगमेंट है, जो सबसे छोटा फ्रेगमेंट है वो सबसे दूर तक जाएगा। तो स्मॉलर द फ्रेगमेंट मूव्स द फारदेस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। चलो ठीक है। तो आप ये भी बता सकते हैं कैथोड में सबसे पास जो रह जाएंगे वो बड़े फ्रेगमेंट है, एनोड के सबसे पास तक जो जाएंगे वो छोटे फ्रेगमेंट है। इससे हमारा लेकिन पर्पस सॉल्व नहीं हुआ है अभी तक कि हम देख, ये सब तो हम नेकेड आई से देख नहीं सकते। पहले
और हम अपने पसंद का टुकड़ा इसमें से पहचाने कैसे, अलग कैसे करें। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है बेटा कि ये जो डीएनए फ्रेगमेंट हैं ये आपको नेकेड आई से दिखते नहीं हैं, और इनका खुद का एक स्टेन होता है। हर चीज़ को कलर करने के लिए एक अलग स्टेन होता है, वैसे डीएनए को कलर करने के लिए अलग स्टेन का यूज़ करते हैं, तब जाके आप इसको देख पाएंगे। तो आपने सैंपल लोड किया, इसमें सैंपल लोड करने के बाद आपको इसमें यूज़ करना पड़ेगा बेटा स्टेन। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखते जा रहे हैं। अब हम लिख रहे हैं बेटा स्टेन का नाम। स्टेन जो डीएनए को कलर देगा, यहाँ पर हम उसको लिखते हैं ETBR। हम ETBR का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज एथिडियम ब्रोमाइड। कौन सा इस्तेमाल करते हैं बेटा? एथिडियम ब्रोमाइड। हम एथिडियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जहां जहां मान लीजिए एथिडियम ब्रोमाइड का आपने इस्तेमाल किया, ऑरेंज कलर ले लेते हैं, आपने एथिडियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया तो यहाँ पर डीएनए अटका, यहीं पे एथिडियम ब्रोमाइड अटक जाएगा। फिर डीएनए जहाँ जहाँ होगा वहाँ पर एथिडियम, आप इसमें थोड़ा सा एथिडियम ब्रोमाइड भी डाल देंगे डीएनए डालने के बाद, तो जहाँ जहाँ डीएनए अटका होगा वहाँ पर बेटा एथिडियम ब्रोमाइड लग जाएगा, स्टेन लग जाएगा। ठीक है, लग गया। स्टिल आप देख नहीं पाएंगे कहाँ पर बैंड है और कहाँ पर नहीं है। इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है यूवी लाइट का। You cannot see DNA fragment. DNA fragment is not visible, not seen in visible light. Visible light में आप इसको नहीं देख सकते हैं। आपको उसके बाद क्या करना पड़ेगा बेटा? UV लाइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इस UV लाइट के अंदर आपको ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखाई देंगे जहां जहां पर ETBR अटका होगा और जहां जहां पर DNA होगा। जहां पर डीएनए होगा वहां पे ETBR अटक जाएगा, जहां ETBR अटका होगा यूवी लाइट में वहां पर आपको ऑरेंज बैंड दिखाई देंगे। बट अब हम इसमें ये कैसे पहचाने कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें से कौन सा? ये साइज हमको दिखाई तो दे नहीं रहे हैं कि ये इतनी साइज का है, ये इतनी साइज का है। अब तुम ये भी सोचोगे मैम आपने एक वेल खाली भी छोड़ा है, तो अब इसका इस्तेमाल करते हैं। आपने क्या बोला? देखो बेटा, आपका मान लो जीन ऑफ इंटरेस्ट का साइज है, लेट्स से जीन ऑफ इंटरेस्ट का साइज है आपका 2.4 किलो बेस पेयर का, 2.4 KB का, और अभी आपको पता नहीं है पर इसी में से कोई है जो 2.4 KB का है जो इसमें टूटा हुआ था। ठीक है, आपने क्या किया, एक लैब में ऑर्डर दिया कि मुझे 2.4 KB का जीन बना के दो, तैयार करके दो, तो आपने इसमें लोड कर दिया। अब इसमें से जो जीन होगा वो सिर्फ एक ही जगह पे भाग के अटक सकता है अपने साइज के बेसिस पर। मान लो वो यहाँ पर आके अटका है, फिर आप इसमें भी स्टेन डालोगे, और स्टेन डालोगे तो इसमें भी पीछे से क्या आएगा? कलर आएगा, और यहाँ पर आके कलर अटक जाएगा। फिर आप यूवी लाइट लगाओगे तो यहाँ पर भी आपको ऑरेंज कलर का बैंड दिखेगा। इससे आपको ये पता चल जाएगा बेटा कि जहाँ पर इसमें कलर आ रहा है उसी की सीध में जो जो बैंड दिखाई दे रहे हैं इस लाइन में, वही आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। क्वेश्चन ये आ सकता है तुम्हारे दिमाग में कि मैम जब हमारे पास ये था ही तो हम इससे अलग क्यों कर रहे हैं, इसको ही क्यों नहीं PCR में डाल के यूज कर ले रहे हैं? बिकॉज बेटा इसका साइज सेम है, हमको इसका साइज पता था तो हमने लैब से ऑर्डर देके सेम साइज का जीन बनवा लिया। पर मान लो ये विटामिन ए का जीन है तो ये विटामिन ए का जीन नहीं है, बस इसका साइज सेम है। विटामिन ए का जीन हमको अलग करना है तो उसके लिए हमने सेम साइज का जीन मंगवाया, क्योंकि ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस साइज के बेसिस पर डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग करता है। तो साइज तो 2.4 ही यहां तक भागेगा, 2.4 इसमें जहां जहां होगा वहां तक भागेगा, तो उससे हमको ये पता चल जाएगा कि 2.4 KB का जीन कहां है, वही हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब आप इसको नहीं यूज करोगे, इन दोनों को यूज करोगे, क्योंकि ये तो है ही नहीं विटामिन ए का जीन। ठीक है, तो इसलिए हमने ऐसा किया। इसमें बेटा स्टेप्स पूछते हैं, तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे? जैसे अगर आपको स्टेप्स लिखने पड़े, अगर शॉर्ट में आपके लिए यहाँ पर स्टेप्स लिखो तो आप क्या बोलोगे? सैंपल लोड करो, यानी डीएनए सैंपल लोड करो, फिर स्टेन को लोड करो यानी ETBR को लोड करो, उसके बाद नेचुरल लाइट नहीं यूवी लाइट यूज करो, तब जाके आपको ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई देंगे। यही तो स्टेप आएगा। इसमें अगर आपको बोले पहले स्टेन यूज करो, नहीं, पहले डीएनए फिर स्टेन। अच्छा, डीएनए मान लो आपने डीएनए लोड किया, स्टेन लोड नहीं किया, फिर यूवी लाइट से देख लो कुछ नहीं दिखेगा। आपको पहले सैंपल फिर स्टेन लोड करना पड़ेगा, फिर यूवी लाइट से देखना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा बोलूं,
बेटा मैंने डीएनए लोड किया, फिर ईटीबीआर लोड किया, और अब मैं नेचुरल लाइट में देख रही हूँ, बैंड नहीं दिखेगा। आप पहले क्या करोगे, डीएनए लोड, फिर ईटीबीआर लोड, फिर यूवी लाइट, तब जाके ऑरेंज बैंड आपको दिखाई देगा। तो आपको इसमें भी दिखाई देगा, सही है। अब आप देखो इसके सीधे में जहाँ जहाँ होगा, आप छोटे से नाइफ से माइक्रोस्कोप में देखते हुए इसको और इसको कट करके अलग कर लो, इतने जेल को जिसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट फंसा हुआ है, इस जेल को अलग कर लो, कर लिया। अब एक छोटी सी ट्यूब लो और ये जेल का टुकड़ा इसमें डाल दो जिसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट फंसा हुआ है, ठीक है इतनी बात। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जेल का जो टुकड़ा है उसको डिसॉल्व करके इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसमें से छुड़ाना पड़ेगा, जो यहाँ पर जेल में फंसा हुआ है उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को उसमें से छुड़ाना पड़ेगा, एंड दैट स्टेप इज कॉल्ड एज इल्यूशन। इल्यूशन कहते हैं बेटा। इल्यूशन क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम जेल। बच्चे इसको आप बिल्कुल भी किससे कंफ्यूज नहीं करेंगे, इस पूलिंग से कंफ्यूज नहीं करेंगे। इस पूलिंग अलग था, सेल डेब्रीज में से पूरा जीनोमिक डीएनए अलग करना चिल्ड इथेनॉल डाल के वाज इस पूलिंग, जो स्टेप नंबर 1 में यूज हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस जेल में से, फ्रॉम जेल नॉट फ्रॉम सेल डेब्रीज, फ्रॉम जेल हम अलग करें पूरे जीनोमिक डीएनए को नहीं, सेल के डीएनए के फ्रेगमेंट को जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट फंसा हुआ है उसको अलग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इल्यूशन। सो स्पूलिंग अलग है, इल्यूशन अलग है। स्पूलिंग स्टेप नंबर 1 में यूज होता है और इल्यूशन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज होता है, ठीक है। तो अब ये सब आप देख लो, फिर से एक बार रिकॉल कराती हूँ। एगरोज जेल डालोगे, ठंडा हो जाएगा, जेल बन जाएगा। इस वेल्स में अपना सैंपल लोड करना और इसमें अपना टेस्टर लोड करना। टेस्टर का साइज जहाँ तक भागेगा वहीं तक तुम्हारा सैंपल भागेगा, पर उसको देखने के लिए तुम उसके पीछे ईटीबीआर डालोगे, फिर यूवी लाइट लगाओगे, तब जाके तुम्हें ऑरेंज बैंड दिखेंगे, फिर इसको कट करके निकालना और इल्यूशन कर लेना, ठीक है। तो ये स्टेप्स होते हैं और ये सब बेटा मैं इसमें आपके लिए कितने PYQs मेंशन करूँ, ऑल आर PYQs, ऑल आर PYQs। कहाँ से निकालते हैं ये इम्पॉर्टेंट है, पोरस होता है इम्पॉर्टेंट है, क्या कंसंट्रेशन इम्पॉर्टेंट होती है, यस। प्रिंसिपल आपको पूछा जा चुका है, डीएनए किधर भागता है किधर लोड होता है पूछा जा चुका है, स्टेन कौन सा यूज़ करते हैं पूछा जा चुका है, यूवी लाइट में दिखेगा या नेचुरल में दिखेगा, इल्यूशन क्या होता है और कब यूज़ होगा, क्या इसके स्टेप्स होते हैं, क्या इसका सीक्वेंस होगा, ये आपको ध्यान रखना है, कैसा होता है डीएनए ये आपको याद रखना है, कौन किधर भागेगा ये याद रखना है, नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, फारदेस्ट, एवरीथिंग, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द थर्ड स्टेप, दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस स्टेप नंबर 1, 2 and 3 इज डन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, स्टेप नंबर 4 PCR। या आप MBI में भी डिटेल में पढ़ते हो, मैंने आपको ह्यूमन हेल्थ में भी डिटेल में बता रखा है और यहाँ पे दोबारा से करेंगे, ठीक है। एक बार मैं इस वीडियो को यहाँ पर रोक रही हूँ बेटा, ताकि आप इतना कवर कर लीजिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अच्छे से NCERT से लाइन बाय लाइन कवर करिए, एंड देन इन नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट स्टेप से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।